बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके हवाले से बात करते हैं थोड़ी देर में। इमरान खान साहब का एक शॉट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कौमें होती हैं जो अपनी जमहूरियत को बचाती हैं, फ़ौज नहीं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो रोड्स पर पब्लिक सपोर्ट सामने आई उसके हवाले से कल उस्मान डार साहब ने हमें कहा जी कि मीडिया ब्लैकआउट हो गया था। मैंने तो कल भी 3 दफ़ा दिखाया, अगर आपके पास है प्रोड्यूसर साहब तो एक दफ़ा दोबारा दिखाएं। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो सपोर्ट किया वो भी दिखाना चाहता हूँ और उस हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। पहले ये वाला दिखा दें, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब को बड़ा पसंद करते हैं उनकी तरफ से भी कुछ नारे आए। क्या नारे आए ये भी सुन लें। ये कह रहे थे नो इमरान नो रेमिटेंसेस। इसका जवाब मैं थोड़ी देर में देता हूँ, लेकिन उससे पहले बड़ा दिलखराश एक वाक़या और मैंने देखा। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट जला रहे थे, ये भी देख लें और क्या कह रहे थे सुन लें। अच्छा, अब सपोर्ट तो यकीनी तौर पे हर किसी का हक है, जो भी जिस पॉलिटिकल पार्टी को या लीडर को सपोर्ट करना चाहता है उसे करना चाहिए। लेकिन पासपोर्ट जलाना और मुल्क का पासपोर्ट जलाना मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत एक फ़ेल है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप कहते हैं कि नो इमरान नो रेमिटेंसेस, तो मैं समझता हूँ कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कोई यूरोप में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई किसी और मुल्क में बैठा है। एक दफ़ा पाकिस्तान आके तो देखें, इस मईशत का हिस्सा तो बन के देखें। यहाँ पे जो कुव्वत ख़रीद एक गरीब आदमी की है उसका हिस्सा तो बंद कर देखें, महंगाई का हिस्सा बंद कर देखें, इस फरसूदा निज़ाम का हिस्सा बंद कर देखें। थाने में, पटवार खाने में, अदालतों में, सरकारी हस्पतालों में धक्के खा कर तो देखें, एक दफ़ा धक्के खा कर देखें। और आलूदगी का हिस्सा, ये बाहर बैठ के आप लोग इतने सुकून से जो नारे लगा रहे हैं, आपको तो बड़ी पुरसकून फ़िज़ा भी मिलती है ना। हमारे तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं सर्दियों में यहाँ पे स्मॉग की वजह से। इफ़ यू मे नो व्हाट स्मॉग इज़, तो पहले यहाँ पर आएँ। दूसरा, आप कह रहे हैं नो इमरान नो रेमिटेंसेस, अपने लीडर को ज़रूर सपोर्ट करें बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। और रेमिटेंस आप यहाँ पे अपने घर वालों को भेजते हैं, आप उन लोगों को भेजते हैं। आपने नहीं भेजनी तो आप उनको भी उधर बुला लें। फिर जाहिर बात है अगर आपके घर वाले उधर चले जाएंगे फिर तो आप यहाँ पे रेमिटेंस नहीं भेजेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जितना मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आती है वो अकोमोडेट करने की कोशिश करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ने किया। उससे पहले भी इनके केसेस प्रायोरिटी पर डील करने की कोशिश की जाती है, कम अज़ कम टैक्स में छूट मिलती है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें होती है। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि लीडर को ज़रूर सपोर्ट करें अपने, लेकिन मुल्क के हवाले से इस तरह के काम ना करें। अच्छा जी, खान साहब ने आज क्या कहा वो भी ज़रा सुनें। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती, कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है। ये कह रहे थे इमरान खान साहब और डॉक्टर शहबाज गिल ने मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस सब मैं पहला सवाल आपसे करूं कि मेरे सामने खबर आ रही है कि 11 गिरफ्तारियां, तकरीबन 10 से 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे जो मुनज़्ज़म मुहिम चल रही थी इदारों के ख़िलाफ़। और FIA ने 2200 अकाउंट्स की शनाख्त की, 2 लाख पोस्ट थी। शनाख्त के बाद क्रैकडाउन हुआ। FIA के मुताबिक ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं ये नेटवर्क के सरगना मकसूद नामी कोई शख्स था, उससे तफ्तीश के बाद मुमकिन हो सकी हैं। और आज सुबह इसको गिरफ़्तार किया और ये शख्स जो है वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर होने वाली मुहिम में शामिल था। 21 से ज़ायद अकाउंट्स थे, 5 का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से बताया जा रहा है, 200 से ज़ायद अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ हज़रत उमर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी हम पिटिशन करेंगे और जो हमारे PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की हरासमेंट हो रही है उसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। तो बिफ़ोर आई सीक योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, मुझे तो ख़ुद अभी तक मैं थोड़ा सा वो सरप्राइज़ में हूँ। 2 दिन पहले कुछ और सिचुएशन थी, 2 दिन बाद कुछ और सिचुएशन हो गई और अब तो चाइना का भी ट्वीट आ गया शहबाज शरीफ साहब को जिसमें वो मुबारकबाद दे रहे हैं। रशिया का ट्वीट आ गया पुतिन साहब का जिसमें वो मुबारकबाद दे रहे हैं। जसिंडा आर्डन का ट्वीट आ गया जिसमें वो मुबारकबाद दे रही हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और खान साहब का मोराल कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बात की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनकी गिरफ्तारी की, इस चीज़ को 2 चीज़ों में आपने तकसीम करना है या फ़र्क करना है 2 चीज़ों में। जी जी।
आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा समंदर है जिसमें लाखों करोड़ों लोग हैं। और अगर आप अभी किसी को कहें कि मेरा कोई लास्ट ट्वीट निकाल लें, कोई अपनी पसंद का, उसको खोलें तो आपको उसके नीचे कम से कम 50% लोगों गंदी गालियां देते हुए आपको नजर आएंगे, और ऐसी गंदी गालियां होंगी कि जो आप टेलीविजन पे दिखा नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि आप अपनी मर्जी के सियासतदान का मुझे सोशल मीडिया निकाल लें। आप तो मेरे वीलॉग की बात कर रहे थे, मैं तो वीलॉग करता ही नहीं, मैं वीलॉग नहीं करता। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे हिसाब से नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं वीलॉग नहीं करता डॉक्टर साहब, बाकी मैं आपको काट नहीं रहा। और यहाँ पे जो भी ट्वीट करता है इस वक्त तो ये माहौल बन गया मुल्क में कि सब कोई गंदी गालियां पड़ती हैं, कुछ भी ट्वीट कर दो। लेकिन बहरहाल प्लीज कंटिन्यू। जी, आप मुझे काटिएगा नहीं, मैं बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा वैल्यूएबल कमेंट था, लेकिन वो फिर ब्रेक हो जाता आपका जो सीक्वेंस होता है, तो आप अपनी बात जरूर कीजिएगा, मुझे बात खत्म कर ले। जी जी जी। तो हमारी पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी क्या है? हमारी पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हमारा लीडर हमें ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ताकतवर फौज है। अगर एक ताकतवर फौज पाकिस्तान के पास नहीं होगी, ये हमारी मीटिंग्स के अंदर बहुत ही और जर्नलिस्ट के साथ भी जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त एज अ प्राइम मिनिस्टर जब जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात हुई या हमारी पार्टी लोगों के साथ, ये मैं आखिरी हफ्ते की बात बता रहा हूँ, तो हमेशा ये बताया कि अगर पाकिस्तान के पास एक तगड़ी फौज ना होती तो आज पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता। इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है एक बहुत तगड़ी फौज हो, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फौज का एहतराम करें, हम अपनी फौज को किसी सूरत क्रिटिसाइज ना करें, डीमोरलाइज ना करें। माजी में नून लीग ये काम करती रही है, फौज को गाली गलोच करती रही है इनकी लीडरशिप, और अपने लोगों से ये काम करवाते रहे हैं, और हम किसी सूरत ऐसा कोई काम करके सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था नून लीग में। ठीक है, हमने हमारी डॉक्टर साहब ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में, मुझे आपने बहुत सवाल पूछे थे, आप जवाब ले लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, आपने 5-6 सवाल पूछे थे, मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। माजी में सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला किया था, हमारे खिलाफ भी वैसा ही फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। इनकी भी हुकूमत गई थी तो इन्होंने हमला कर दिया था, हमारी भी हुकूमत वहां से गई, रात के 12 बजे कोर्ट खोला, हमारी भी हुकूमत गई, लेकिन हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये हमारा फर्ज है उसका एहतराम करना। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। अब बहुत सारे शहरी हैं, जैसे अभी आपने पासपोर्ट जलाने की बात की, अगर कोई स्टूपिड आदमी ये हरकत कर रहा है और वो उसके पीछे झंडा इजराइल का लगा देता है, या वो उसके पीछे अमेरिका का लगा देता है, या हिंदुस्तान का लगा देता है, या पाकिस्तान का लगा देता है, या पीटीआई का लगा देता है, या नून लीग का लगा देता है, हमें उसके अज़ाइम का नहीं पता। हमें क्या पता है हिंदुस्तान बाहर लोगों को पैसे दे के और ये काम करवा रहा हो, पुराने जो एक्सपायर्ड पासपोर्ट हो वो लोगों से खरीद के और उनको जलवाया जा रहा हो। ये एक घटिया अमल है, ये जो भी करवा रहा है डेफिनेटली पाकिस्तान के दुश्मन ये काम करवा रहे हैं। कोई पाकिस्तानी ऐसी हरकत करने की नहीं सोच सकता। आप इमरान खान से बड़ा मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गार्ड कौन है? आपको लगता है क्योंकि इमरान खान का फॉलोअर जो है वो पाकिस्तान का झंडा ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो हमारे लिए हमारी आर्मी भी एहतराम की जगह पे है, बड़ी अच्छी बात की आपने। हमारे लिए हमारी अदालतें भी एहतराम पे हैं। और आखिरी बात करके मैं कंक्लूड करूंगा 10 सेकंड में। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जाती तौर पे जानता हूँ कि आप एक मुहिब्बे वतन है। अब कल मुझे पता चले आपको किसी ने उठा लिया, आपके घर पे छापा मारा है, आपके घर के मैट्रेस फाड़ दिए हैं, चीजें तोड़ दी हैं, और मुझे तो ये परेशानी लाक है कि कल कहीं मुझे ये पता लग सकता है कि शहबाज गिल साहब को उठा लिया। मेरे चांसेस बड़े कम हैं गिल साहब। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चले मुझे ये तो अल्लाह ने जिसको भी उठवाना है, अल्लाह तो ऊपर अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अल्लाह के और मुबारकबाद है आपको, आज आपने अपना वो नाम तो निकलवा लिया है, वो नो फ्लाई लिस्ट। और जिन्होंने और जो कहते थे इसमें भाग जाना, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी अगर मैंने जाना हो तो अभी 10 बजे भी फ्लाइट जा रही है, सुबह 5 बजे भी जा रही है। अच्छा, हिसाब आपने रखा हुआ है फ्लाइट्स का? मैं इधर ही हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक जितनी मेरे में हिम्मत है इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। गुड। और आखिरी बात आपको बताऊं कि ये हमें फर्क करना है और आपने हमारी मदद करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो तरह के लोग होने ठीक है डॉक्टर साहब, एक हमारे जो आप लोगों मेरी भी अब गुजारिश सुन लेना जरा, चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, हम अच्छा ये बंदा कौन है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये मकसूद आरिफ कौन है? क्योंकि FIA ये रिपोर्ट कर रहा है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं मकसूद आरिफ के कहने पर हुई हैं। क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? क्योंकि इसके बारे से कहा जा रहा है कि ये इदारों के खिलाफ जो मुहिम हुई है उसका सरगना ये शख्स था।
अच्छा, एक बात तो मैं मकसूद आरिफ को बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा। तो उसकी बड़ी वजह ये कि मैं सोशल मीडिया को कोई डील नहीं करता पीटीआई के अंदर, और हमारी सोशल मीडिया कौन करता है? फवाद चौधरी साहब, अरसलान खालिद साहब डील करते हैं। अच्छा, जिनके घर के ऊपर ये हुआ, लेकिन मैं आपको चेक करके बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमारी पार्टी की ये स्टेटेड पॉलिसी है। 1 मिनट के लिए मुझे बताइए, कोई मुहिब्बे वतन इंसान भी किस तरीके से अपने किसी शहरी को कह सकता है कि अपनी फौज के ऊपर हमला करो, भले वो ट्विटर के ऊपर हो, भले कहीं और हो? ये तो इंतहाई शर्मनाक हरकत है अगर कोई भी कहेगा। हमारी पार्टी की ये बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। अगर कोई करेगा तो हम खुद भी उसके आड़े हाथों उसके साथ निपटेंगे, क्योंकि ये वही काम है जो हिंदुस्तान करने की कोशिश करता है, और ये वही काम है जो मरियम सफदर करती रही है और नवाज शरीफ करते रहे। आज के सिटिंग जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको वो गाली गलौज करते रहे। हम उन जैसा नहीं बनना चाहते। नहीं, इस बार तो सवाल ये है ना डॉक्टर साहब, अब चलें, आज 35 लाख इस बार सवाल ये कि इस बार किसने किया? 35 लाख एक्स सर्विसमैन जो है वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। आप ये समझते हैं कि हम अपनी फौज की वर्दी के ऊपर को गाली देंगे, और वो जो 35 लाख एक्स सर्विसमैन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम उनका दिल तोड़ेंगे? मैं खुद चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ तवील नशिस्त करेंगे, का ये वतीरा नहीं है। फेस टू फेस तवील नशिस्त करेंगे, और वीडियो पे जब आप आएंगे इंशाल्लाह फिर तफसीली तौर पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलीम बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद हुई है, और उसमें कोर कमांडर्स थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स थे, फॉर्मेशन कमांडर्स थे, और ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है और इदारों के दरमियान तकसीम की कोशिश है, इसका नोटिस लिया गया, और ये इजहार किया गया है शुरका की तरफ से कि हर कीमत पर आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इसके हवाले से मैं चाहता हूँ आप भी कॉमेंट करें, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया है सलीम बुखारी साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ अमेरिका की तरफ से आज क्या पैगाम आया है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। बुखारी साहब, ये अमेरिका की तरफ से पैगाम था, और एट द सेम टाइम चाइना की तरफ से भी मुबारकबाद दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और जसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की जो हैं वज़ीर आज़म, उनकी तरफ से भी दी गई है, और पुतिन साहब की तरफ से मॉस्को से भी मुबारकबाद का पैगाम आया है मौजूदा वज़ीर आज़म के लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? बैनुल-अक़वामी लेवल पे जिस तरह से इस हुकूमत को रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे अगर ये हुकूमत कुछ कर जाती है, आवाम को थोड़ा बहुत कोई रिलीफ दे देती है उनके बुनियादी मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, तो नेशनल लेवल पे भी कोई रिस्पांस उसी तरह मिलेगा? या फिर जो पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन है, इमरान खान साहब एक तरफ कह चुके हैं मैं सड़कों पर निकलूंगा, लोग उनके साथ जुड़ेंगे और ये बहरान की कैफियत बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया आपका वैसे साहब, आपने याद किया मुझे। गुजारिश ये है कि ये डिप्लोमेटिक बयान जो आपने सुनवाए और दिखाए हैं, ये रूटीन का मामला है। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लेना या इसके ऊपर इसके बलबूते पर यह तय करना कि हमारे मुल्क के किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात हैं, ये बिल्कुल बेमानी बात है। ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इस तरह की आती रहती हैं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, उसकी रिकग्निशन, ये कोई रिकग्निशन नहीं है, ये एक नए प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने का एक डिप्लोमेटिक अंदाज़ है। सारी ज़िंदगी हमने ये देखा, सुना और इसे समझा है। लिहाजा ये अस्यूम कर लेना कि ये 4-5 जो मुबारकबाद के पैगाम आए हैं ये इस हुकूमत के साथ कोई बहुत बड़ी प्लेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में होता है। और इसी तरह से मैं आपको ले जाऊँगा वापस जो अमेरिका के हवाले से जिस डिमार्च की बात की जा रही है, जिसको लहरा लहरा के पब्लिक रैलीज से लेके और पता नहीं कहाँ तक हमने पहुँचा दिया है, वो भी एक इसी तरह की रूटीन कम्युनिकेशंस थी। जो डिमार्चेस आते हैं, हुकूमतें अपनी गुडविल और अपनी बरहमी जो है उसका इजहार करते रहते हैं। इसको उसी लेवल तक रखना चाहिए था जहाँ हमने पहुँचा दिया है। वो वहाँ से वापसी होगी या नहीं, क्या अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का रिएक्शन आएगा कि नहीं, अगर इस पैगाम को हम सही से समझें तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक सबूत और देखा होगा, एक वीडियो चल रही है मतीउल्लाह जान के साथ जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं शहबाज गिल साहब से कि ज़रा नारा तो लगा दें पाकिस्तान अमेरिका मुर्दाबाद का, या जो गद्दार है अमेरिका का, वो जो यार है वो। लेकिन मेरी नज़र में वो मुनासिब बात नहीं है बहस के बावजूद। बुखारी साहब, बिल्कुल नहीं है। मैंने देखी है, मैंने मिसाल भी आपको गिल साहब अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। मैंने आप तो वो मतलब कि मैं आपको क्या बात हुई कि आप नारा लगाएं अमेरिका मुर्दाबाद?
बैरिस्टर यही तो मैं कहना चाह रहा था। मैंने ये मिसाल आपको दी इसलिए थी कि जब इस तरह की मिसहैंडलिंग होती है तो फिर इस तरह की बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मैं कोई इसकी दाद नहीं देता था कि उसने बहुत ये बात किया मतीउल्लाह जान ने, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा कि देखें फिर जब टॉप लेवल से इस तरह का फीडबैक नीचे की तरफ जाता है तो लोग फिर किस तरह उसको एक्सप्लॉइट और मिसयूज़ करते हैं। ये मेरा मकसद था वो दिखाने का। सो ये तय करना कि इन पैगामात के ऊपर मुल्कों के साथ ताल्लुकात की नौयत जो है वो बदलती और चेंज होती है, ऐसा नहीं होता। मैंने फॉरेन ऑफिस को एज ए रिपोर्टर भी कवर किया हुआ है, मैंने इंटरनेशनल अरीना में मूव किया हुआ है, मैंने यूनाइटेड नेशन को कवर किया हुआ है, तो मुझे पता है इस तरह की डिमार्शेस और इस तरह की कम्युनिकेशंस जो हैं ये आती रहती हैं और अक्सर आती रहती हैं, कसरत से आती रहती हैं। और तो इनको मेरे ख्याल से उसी बुखारी साहब ये जो आगे नहीं लेके जाना चाहिए था। जी, ये जो आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें प्रोपेगेंडा मुहिम इदारों के हवाले से और इदारों के दरमियान तकसीम की कोशिश का नोटिस लिया गया है और ये इजहार किया गया है कि रूल ऑफ लॉ को और आइन को हर सूरत में उसकी बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं गिवन द फैक्ट कि सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चली है और उस हवाले से गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पे कुछ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई भी किया गया है, उन अकाउंट्स को एक सियासी जमात के साथ जोड़ा भी गया है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मजीद वो असद उमर साहब का ट्वीट में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो कह रहे थे कि हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जो हरासमेंट है उसके हवाले से हम अदालतों में जाएंगे। तो आपको लगता है सब कुछ प्लान था या फिर ये वैसे एक रिएक्शन आ गया हुब्बे इमरान में इमरान खान के सपोर्टर्स की तरफ से जो इस हद तक नहीं आना चाहिए था और ये लीडरशिप को यहाँ पे कोई जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुद से तो ये बिल्कुल नहीं आया है, ये तो मेरे ख्याल से बात अब साबित हो चुकी हुई है। और जिन जिन जगह से ये मैसेजेस आए फ़ौज के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, क्या क्या मैसेजेस हैं, मुझ में हिम्मत नहीं है उनको दोहराने की। क्या ज़बान इस्तेमाल की गई है, क्या लफ्ज़ों का चुनाव है, क्या पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्टों को आग लगाई जा रही है। ये अगर इमरान खान की हमदर्दी में भी है सब कुछ, तो लानत है इसके ऊपर, उन पर भी जो कर रहे हैं। और मैं बाकी तो इससे आगे कुछ कह नहीं सकता। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि जो कुछ बरतानिया में हो रहा है, अगर तो इसका मज़ा लेना है, अगर तो एक पार्टी ने कहना है कि देखो हमारी ये पॉपुलैरिटी कितनी है, तो ये कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। वहाँ बसने वाले लोग क्या कह रहे हैं ज़रा उनसे पूछ के देखें, और वहाँ की हुकूमत क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, वो भी सोच के देख लीजिए। अगर तो स्पोर्ट इसका नाम है तो खुदा ना करे किसी भी सियासी जमात की स्पोर्ट इस तरह की हो। दूसरी ये कि जिनके ऊपर रेड्स हुए हैं वो आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट्स देंगे, वो कोर्टों में जाके बताएंगे कि हम किसके लिए कर रहे थे, किसके कहने पर कर रहे थे। आपको अच्छी तरह से पता है कि फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी सोशल मीडिया हैंडलर्स पर, इसके सबूत मौजूद हैं। एक शख्स को 2 अरब रुपए दिए गए, ये भी आपके सामने है। अगर तो ये वही हल्के कर रहे हैं जिनको स्पॉन्सरशिप मिली थी हुकूमत की तरफ से, बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा आगे। बैरिस्टर साहब, ये मुल्क के साथ अच्छाई नहीं कर रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान की कौम 10 दफ़ा जन्म ले ले तो पाकिस्तान की फौज के बारे में वो जहर, वो ठीक, ये जुमला पूरा कर लूँ मैं, कि वो ये उतना जहर नहीं फैला सकते जितना हमारे इन मीडिया हैंडलर्स ने किया। जी अच्छा, मुझे एक और चीज़ पे आपका मैं कमेंट चाहता हूँ। बड़े सीनियर सहाफ़ियों को मैंने ये देखा है, एक बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी का मैंने ट्वीट देखा, फिर उसके जवाबन मैंने रीट्वीट भी किया कि ये किस किस्म की सहाफ़त है, वो मुझे समझ नहीं आई। मतलब कि शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का हलफ उठा रहे हैं। आपके 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, आप नज़रियाती तौर पे उनकी सियासत के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, आप उनकी शख्सियत के भी ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि ज़ातियात तक नहीं जाना चाहिए, मेरे ख़्याल में नज़रियात और सियासी इख्तलाफ तक बात रहे तो बेहतर होता है। लेकिन फिर वो जो ओथ ले रहे हैं उसमें जो 3 चीफ्स बैठे हुए हैं सामने, उनकी तस्वीर लगाकर बाकायदा तौर पर ट्वीट किया गया कि आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर बैठकर एक ऐसे शख्स की तकरीब हलफ बर्दारी का हिस्सा बन के, यानी कि एक तरह से जैसे तनकीदी रिमार्क था। तो क्या ये मुनासिब है? मतलब कि सर्विसेज चीफ जो हैं हमारे, उनका तो काम है, उनका तो सियासत से इस तरह से तो नहीं है ना कि आप वो तकरीब हलफ बर्दारी का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उन पे उंगली उठाएं। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पे इस तरह से? ये पहली बात तो ये है कि वो एक यानी रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी ओथ टेकिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर की हो या प्रेसिडेंट की हो, तो तमाम सर्विसेज चीफ को इनवाइट किया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं था, हमेशा होता है।
और दूसरी बात यह कि उनके उसके ऊपर इस किस्म के ट्वीट करना, इस किस्म की ये ना सहाफ़त है, ना ये कोई सीनियरपन है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सीनियर सहाफ़त का क्या करना है हमने, जो अपने मुल्क की अफवाज को जलील करने पर तुले हुए हों, उनका मजाक उड़ाते हों, उनकी तस्दीक करते हों। ये कोई सहाफ़त नहीं है। ये जिसने भी की है वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं किया और ख़ुद उन्होंने अपने लिए भी अच्छा नहीं किया, और सहाफ़त को बहुत बड़ी गाली दी है उन्होंने। तो ये कोई सीनियरिटी नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा होने का नुकसान होगा पाकिस्तान को। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मैंने भी इस किस्म की 2-3 ट्वीट्स और देखी हैं। खुदा के लिए रहम करें अपनी फ़ौज पर। एक ही इदारा है जो कायम और दायम है, एक ही इदारा है जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और सीनियर बंदों की तरफ से वो ट्वीट्स हुए, से तो बहुत ठीक है। मैं कह रहा हूँ वो मुजरिम है, तरफ से ट्वीट हुआ, और मैं हैरान हूँ जिम्मेदारी से। आपका 100 इख्तिलाफ हो सकता है सियासी, लेकिन आप इस तरह का ट्वीट कैसे कर सकते हैं? मतलब कि आपकी ख्वाहिशात के गुलाम तो नहीं है सर्विसेज चीफ कि जी जिधर आप कहें उधर जाएं और जिधर आप कहें उधर ना जाएं। जिस तकरीब हलफ बर्दारी का लीडर आपको पसंद है उधर वो जाएं, और जिस तकरीब हलफ बर्दारी का लीडर आपको पसंद नहीं है उधर वो ना जाएं। हाउ कैन यू पॉइंट अ फिंगर ऑन देम फॉर दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब कि बड़ी इरैशनैलिटी, इसीलिए मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ सैनिटी मस्ट प्रिवेल। परफेक्टली यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका नुकसान सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं हो रहा, इसका नुकसान पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, जहाँ आपको पता है सोशल मीडिया कितनी जालिम चीज़ है। एक लम्हे के अंदर ये चीज़ लाखों आदमियों तक पहुँचती है। हम पाकिस्तान का खुद मजाक उड़ाने लग जाएंगे तो फिर हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसने भी ये ट्वीट की है उसने अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया, और अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया। मेरा ख्याल ये है कि मैं और आप जब तक इस पर आवाज़ बुलंद करके लोगों पर लान तान करते रहेंगे तभी ये बिद्दत जो है ख़त्म होगी। अगर हम खामोश हो जाएं, कुछ ना बोले, तो ये लोग इनकरेज होंगे और इसी तरह करते रहेंगे। बुखारी साहब, एक सवाल ये भी है ना कि ऐसा करने की नौबत क्यों आई, यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे? मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब शुरू से मुझे बहुत पसंद है। मैं तो अब सफाइयाँ दे दे के भी थके हूँ। अभी तक मुझे सियासतदानों में सबसे ज़्यादा पसंद इमरान खान ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पसंदीदगी का आलम इस हद तक हो गया है कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, फिर हीरो थे, फिर फिलैंथ्रोपिस्ट थे, फिर पॉलिटिशियन बने, फिर लीडर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर कुछ लोगों के लिए कल्ट बन गए। तो वो हुब्बे इमरान में मेरे ख्याल में इस हद तक आगे जाके इस तरह के ट्वीट्स कर देते हैं जिससे मेरे ख्याल में नुकसान जो है वो रियासत का है, मुल्क का है। तो ये चीज़ जो है, इसको आपको क्या लगता है कि अब ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, ये इससे भी मामलात ख़राब ही होंगे, बुरान बढ़ेगा? मेरे ख्याल में लीडरशिप को जिम्मेदारी का सबूत देना बड़ा ज़रूरी है। पीपल एट द टॉप should tell everybody, please relax, hold on, hold your horses. बैरिस्टर साहब, गुजारिश ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमरान खान को मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। मैं रिकॉर्ड पर हूँ, मैंने बहुत सारी टेलीथॉन्स में कहा हुआ है कि उसकी ज़ात के बारे में ना उसकी ईमानदारी के ऊपर कोई लफ्ज़ उठ सकता है, ना उसकी सिंसेरिटी के बारे में कोई लफ्ज़ उठ सकता है। ये जो कुछ किया है ये उसके गिर्द वो विशिष्ट सर्कल है जिनके अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूँ, मुझे तो कभी डर नहीं लगा नाम लेने में। वो जो उनकी टीम के लोग थे, वो मोर लॉयल देन द किंग जो थे, ये सारी गंदगी उनकी फैलाई हुई है। ना वो मेंटली इस किस्म का आदमी है, ना वो इस किस्म की कभी पहले उसका कोई रिकॉर्ड इस तरह का है कि उसने अपने दोस्तों, सियासतदानों, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कभी ये ज़बान इस्तेमाल की हो। ये सब कुछ जो है, आपको मैं नाम लेना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन ये जो वोकेबलरी थी जो शेख रशीद ने इस्तेमाल की, जो फवाद चौधरी ने की, जो शहबाज गिल ने की, जो फयाजुल हसन चौहान ने की, जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने की, ये सारा कमाल उसका है कि आज वो सारा मलबा जो इन्होंने पैदा किया था वो इमरान खान के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके साथ मिल के लीडरशिप से और ख़ास तौर से इमरान खान साहब से कहता हूं कि खुदा के लिए इनको डिस्करेज कीजिए। लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लोग, और ये आपका लास्ट चांस नहीं है। यू विल कम बैक, वी प्रे यू शुड कम बैक, बट नॉट विद दिस टीम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं अब कुछ मईशत के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी
तो वो भी कहते थे कि मईशत इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस वक्त की अपोजिशन और अभी की हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर अपोजिशन की जमातें पहले थीं, वो भी ये कहते थे कि इस वक्त मईशत बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये जो चैलेंज है, अब जो हुकूमत की तब्दीली हुई है, क्या इसमें इस चैलेंज के हवाले से भी कोई तब्दीली आएगी, लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? पहले आपको दिखाते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज क्या कहा इसके हवाले से। कोई ज़रूरत नहीं थी ये एमनेस्टी देने की बिजनेसेस को। ये इमरान खान जो कि हमेशा एमनेस्टी के खिलाफ बात करते थे, अब उन्होंने एमनेस्टी दे दी। और कमाल ये है कि दुनिया में एमनेस्टी दी जाती है कि आपकी पिछली इनकम जितनी थी उसको आप वाइट कर लें। कोई ये थोड़ी देता है कि अगली इनकम भी वाइट कर लेना। इन्होंने अगली इनकम की वाइट, मतलब रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइट कर दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो लोन्स लिए गए उसके हवाले से इनका क्या कहना था, ये भी सुना। ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्जे कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है। कहाँ आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया। जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें। जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है 25,000 अरब रुपया, उसका 80% से ज्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो पीटीआई करके गई है। और एक रिक्वेस्ट भी की गई इमरान खान साहब से मिफ्ता इस्माइल की तरफ से। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो 200 अरब डॉलर जो आपने लेके आने थे उसमें से कम 50 तो भिजवा दो मुझे, बाकी फिर अल्लाह बड़ा है। मतलब ये लोगों ने ना सिर्फ कोई बात पूरी नहीं करी, लेकिन हर शोबा ज़िंदगी में इन्होंने, शोबा जात में इन्होंने पस्तगी लाए हैं। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी, आपसे बेहतर कम ही लोग हैं जो तज्जिया देते हैं, और मैं ज़ाती तौर पे बहुत मोतरफ़ हूँ मईशत के हवाले से आपके तज्जिए का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त अब मईशत कितना बड़ा एक मसला है? मसला तो है, लेकिन क्या ये रिजॉल्वेबल है, ये हल हो जाएगा? ये जो हुकूमत आई है इसके पास जितना टाइम आपको नज़र आ रहा है, इस टाइम में आपको लगता है कि मियां शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म या जो वो अपनी टीम लेके आएंगे मईशत के हवाले से वो कुछ कर पाएंगे, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं कि इस हुकूमत के सामने जो सबसे पहला मसला है वो ये है कि हमारे पास जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 50 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। तो उनको रिजर्व फौरी तौर से बढ़ाने हैं ताकि जो हमें कर्जे अदा करने हैं उसके लिए भी पैसा हो और इम्पोर्ट्स के लिए भी। तो शहबाज शरीफ साहब ने इंडिकेशन दी है कि इसी माह वो चीन और सऊदी अरब जाएंगे, और ज़ाहिर है उसका मकसद यही होगा कि कुछ हमें पैसे मिल जाएँ, चाहे डिपॉजिट की शक्ल में हों या रोल ओवर। तो इसमें तो उनको कामयाबी हो जाएगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। दूसरी बात ये थी कि दूसरा फौरी जो चैलेंज है वो ये है कि IMF के साथ जो हमारे मामलात थे वो 28 फरवरी को जब हमने पैकेज दिया था, रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद से वो ताल्लुकात में कशीदगी आ गई और उन्होंने हमारा प्रोग्राम फ़िलहाल रोका हुआ है। और वो ये कह रहे थे कि नई हुकूमत के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमने जब पेट्रोल वगैरह के नर्ख कम किए थे तो वो उसके साथ जो रिटन मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी थी। दूसरा ये कि टैक्स एमनेस्टी दी थी, हालांकि हमने तहरीरी तौर पर कहा था कि आइंदा टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी वो कामयाब हो जाएंगे कि IMF के साथ मामला तय कर लें, उनको $1 अरब की किस्त मिल जाए और आइंदा से दूसरी जगह से भी कर्जे ले सकें। ये दो तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन तीसरा क्या फिर शराइत भी सख्त होंगी मजीद पाकिस्तान पे? अगर IMF के पास जाते हैं शराइत भी सख्त होंगी? जी बिलाशुबा, बल्कि जो बजट जून में आने वाला है मेरे ख्याल से वो उसके ऊपर भी सख्त शराइत आयद करेंगे, और जो हमने वायदे किए थे जो खिलाफ वर्जी की उस पर भी करेंगे। मगर ये देखना यही होगा कि हम किस हद तक उनको ये बात बताते हैं कि जी पाकिस्तान में क्राइसिस है, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और आम आदमी की हालत ख़राब है, तो वो हमें थोड़ी सी मोहलत दें। अब ये किस हद तक वो उसको कंसिडरेट करते हैं या नहीं करते, या इनकी काबिलियत है नेगोशिएट करने की या IMF के पार सिफारिश कराने की, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला तय पा जाएंगे। मगर जो असल चीज़ रह जाती है जिसका आपने इशारा किया कि मईशत को बहाल करना, महंगाई को कम करना, आम आदमी की हालत बेहतर बनाना, उसको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत, साफ़ पानी, ये वो मसाइल हैं जिसके लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अब आप फ़र्ज़ कीजिए टैक्सेशन हम ले लेते हैं। मैं आपको 25 साल से लगातार साल ब साल देख रहा हूं कि हम कहते हैं जी हमारा टैक्स GDP का तनासुब 22% होना चाहिए।
एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहता है जी 20 से 22% हो, ये 11% है। इसका मतलब ये है कि 5,000 अरब रुपया साल हम इनकम टैक्स की मद में कम वसूल कर रहे हैं। तो क्या हम अशराफिया से ये वसूल करने के लिए पॉलिटिकल लेवल रखते हैं? 25 साल से तो नहीं की हमने, तमाम हुकूमतें आ गई। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि कौमी बचतें, अगर आप देख लें कि कौमी बचतों की पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ जो है वो तकरीबन 15% है बचतें, यानी 7,000 अरब रुपये साल। भारत देख लें, बांग्लादेश देख लें, वहाँ 30% है। तो कुछ 7,000 अरब रुपए हम बचतें कम वसूल कर रहे हैं, 5,000 अरब रुपए टैक्स की मद में कम कर रहे हैं। तो ये जो 12,000 का डेफिसिट है, प्लस मुल्की सरमायाकारी नहीं हो रही, अगर ये चीज़ हम टैकल नहीं कर पाते तो क्या होगा मैं आपको बता दूं। 1980 से आज तक आप ले लें, हमारा जो ग्रोथ रेट औसत रहा है वो रहा है 4.7%, जो भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है और श्रीलंका से भी कम है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपके पास वसाइल नहीं है। हम बैरूनी वसाइल पर भरोसा करते हैं, रेमिटेंसेस पर, बैरूनी इमदाद पर और बैरूनी प्लेसमेंट पर, निजकारी पर। कौमी मईशत तरक्की करती है टैक्सेस से, कौमी बचतों से और मुल्की सरमायाकारी से, वो हमारे नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए हैं उसके लिए है, हम एक्सप्लोर करने के बजाय हम जुर्माने पे कर रहे हैं। अभी भी $900 बिलियन का हमने जुर्माना दे दिया। ये रेमिटेंसेस जो हैं डॉक्टर साहब, माहिर माशियात के तौर पे मुझे बताइएगा, रेमिटेंसेस कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में दिखाया कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब के हक़ में थे, उन्होंने कहा जी नो इमरान नो रेमिटेंसेस। हालांकि ये नारा ही है, मुझे लगता है, नहीं तो अपने घर वालों को उधर बुलाएंगे अगर रेमिटेंस नहीं भेजनी तो उनको नहीं बुलाना तो रेमिटेंस तो भेजेंगे यहाँ पे अपने घर वालों को। तो जब वो रेमिटेंस भेजते हैं तो उसका क्या इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है और किस हद तक ये इम्पोर्टेंट है रेमिटेंस? बैरिस्टर साहब, आपने एक बहुत बुनियादी नौयत का सवाल उठा दिया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क अब हो गया है जहाँ रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं और बरामदात कम हैं। हालांकि मईशत तरक्की करती है बरामदात से, हमारे यहाँ उल्टा है कि रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं। यानी इमरान खान साहब के दौर में $94 बिलियन की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ गई। $94 बिलियन। उससे हमें टैक्सों में नुकसान हुआ, लेकिन उसमें से कितना पैसा वापस चला गया ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि 2017 में जो है वो $20 अरब की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई और उसी साल लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीद के बैरून करेंसी अकाउंट में जमा करके $15 अरब बाहर चला गया। तो ये वर्कर्स रेमिटेंसेस सारी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपका परसेप्शन बिल्कुल सही है, रेमिटेंसेस हमारी फ़िलहाल मुतासिर नहीं होंगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। उसका बड़ा हिस्सा वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं जो वो अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं, कुछ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसको जाके हम कंफर्ट जोन में चले गए और बरामदात बढ़ाने की तरफ हमारा एम्फेसिस कम हो गया, नंबर एक। इसकी वजह से टैक्सेशन का भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ों को असल में होना ये चाहिए कि जो रेमिटेंसेस आती हैं उसको आप सप्लीमेंट करें मुल्की सरमायाकारी के लिए। हम उसको कर रहे हैं कि जी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा ट्रेड डेफिसिट अगर इस साल $43 बिलियन होगा, उसको पूरा कर रहे हैं हम रेमिटेंसेस से। हालांकि होना चाहिए कि ये रेमिटेंसेस जो हैं मुल्की सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, आप जो एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप जो एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब तो ये क्लेम करते हैं ना और करते रहे कि उनके दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, और उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो दौर था उसमें एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं हुई थी। तो इमरान खान के दौर में तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। तो आपको लगता है कि अब जब उनका दौर नहीं और वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या फिर ये जो एक तरह से कह ले अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत बना रही हैं, ये एक्सपोर्ट्स बेहतर कर सकेंगी, उससे ज़्यादा कर सकेंगी जो इमरान खान ने किया? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, 2011 में हमारी एक्सपोर्ट $25 अरब की थी 2011 में, और इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा $26-27 अरब की होंगी। तो इसका मतलब ये है कि 2011 से अब तक हमारा $2 अरब बढ़ा है। लेकिन ये नहीं देखना चाहिए कि रुपए की कदर में कितनी कमी हो गई। यानी जब इमरान खान साहब ने जिस दिन हलफ उठाया था $124 का डॉलर था, आज 184 या 182 का है। तो उसकी वजह से कुछ रेमिटेंसेस बढ़ी, कुछ चीज़ों में उनका एम्फेसिस भी था। हमारा ख़ास तौर से IT सेक्टर में कुछ बरामदात बढ़ी, लेकिन उसके साथ हमारी इम्पोर्ट जो है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। तो जो रेमिटेंसेस हैं ये बढ़ेंगे किस वक्त, मैं आपको बता दूं, ये उस वक्त बढ़ेंगी जब हम IT सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे। हमारा सारा एम्फेसिस चंद आइटम्स पर है और चंद मुल्कों के ऊपर है। यूरोपियन यूनियन को आप ले लें, अमेरिका को ले लें और कुछ और कंट्रीज़ ले लें, उसका 80% तो आपको यहाँ पर है। तो लेकिन उस पर राइज नहीं होगा जब तक जो इस वक्त इन्होंने शुरू किया था तहरीक इंसाफ ने IT सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर,
टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उस पर अभी तक कोई खास नहीं हुई। अब टेक्सटाइल में आप कितना बढ़ा लेंगे? अगर 20 अरब डॉलर तो 22 अरब डॉलर कर लेंगे, लेकिन इंपोर्ट्स कहीं डॉलर की कीमत नीचे आते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि 11 रुपए फी डॉलर जो है वो कमी हो गई थी 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक, जो हालात हुए थे पाकिस्तान में, आपके इल्म में भी हैं। उसमें से 7-8 अरब रुपये जो है वो फी डॉलर जो है ठीक हो गया है, और 1-2 रुपये का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अराउंड 180 रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब IMF के पास जब आप जाएंगे तो उनकी सोच क्या होती है, ये बड़ा आम है। वो क्या हमारे ऊपर, अभी देखिए स्टेट बैंक ने 12.5% डिस्काउंट रेट कर दिया है, इंपोर्ट्स कम करने के लिए उन्होंने इकदाम उठाए हैं, तो ये अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। अब इसके बाद ये देखना होगा कि IMF हमारे साथ किस हद तक सिंपैथेटिक है या किस हद तक न्यू ग्रेड गेम का करना चाहता है, किस हद तक हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन एक अराउंड 180 मेरे ख्याल से रहेगा। इससे ज़्यादा जो लोग 170 वाला की सोच रख रहे हैं, मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं होगा। जो 11 रुपये हुए थे, गिरे थे, वो शायद रिकूप हम कर लेंगे। 80% हमने कर लिया है। लेकिन कब तक आपको लग रहा है कि 180 रहेगा? यानी कि थ्रू आउट आपको लग रहा है, या चंद हफ्ते, चंद महीने और उसके बाद शायद ये नीचे लाने की कोशिश करे हुकूमत? नहीं, अब उससे नीचे नहीं आएगा मेरे ख्याल से। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, आप 12% 15% तो नॉर्मली हमारा डिप्रिशिएट करता है। उसकी वजह मैं बता दूं, $43 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है इस साल। तो जब आपकी इंपोर्ट्स जो है दुगनी से ज़्यादा है हमारी एक्सपोर्ट के, तो रिजर्व पर आपके प्रेशर तो रहेगा। अब इस वक्त मिसाल के तौर पर जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो 50 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। तो अगर मार्केट में कुछ होता है कि रुपए को वो गिराते हैं, तो स्टेट बैंक के पास सलाहियत नहीं है कि वो मार्केट में डॉलर फेंक के इंटरवीन करके इसको सहारा दे सके। इसलिए मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया, सवाल तो और आ रहे थे, फिर किसी और दिन इंशाल्लाह इकोनॉमी के हवाले से आपसे तफसीली नशिस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।